गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर खत्म किया था, कौन सा? बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, उसका नेम है गवर्नमेंट बजट। ये अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो हमें अच्छे से पढ़ना है। देखो अगर मैं बजट की बात करूँ ना, तो बजट होता क्या है? गवर्नमेंट हर साल एक बजट बनाती है जिसमें गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करती है। मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने ये बोला, बजट सिंपली रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की क्या क्या रिसिप्ट्स है और क्या क्या एक्सपेंडिचर है, हम उसकी बात करें तो गवर्नमेंट वो कहाँ रिकॉर्ड करती है? अपने बजट के अंदर। तो इट सिंपली रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि सर गवर्नमेंट के कौन कौन से रिसिप्ट्स होते हैं, सर गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, कि सर बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कौन सा है बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो इसको समझाने के लिए मैं आप सिंपली एक चीज बताना चाहता हूं आपको। हमारे यहाँ पे जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो किस तरीके की है? मतलब सपोज करो मुकेश अंबानी 100 करोड़ रुपए कमाता है और एक पर्सन है राम, वो 1 लाख रुपए कमाता है। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट फिक्स कर दी कि भैया सबको अब 2 करोड़ रुपए टैक्स देना है। तो इज इट पॉसिबल? क्या सब लोग दे पाएंगे? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो टैक्सेशन पॉलिसी फॉलो होती है ना, वो होती है बेटा पीटीपी, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी का सिंपल सा मीनिंग है बेटा, हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। जिसकी इनकम ज्यादा है उसका टैक्स भी ज्यादा होगा और जिसकी इनकम कम है उसका टैक्स भी कम होगा। सर एकदम लॉजिकल बात है। दैट इज कॉल्ड पीटीपी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। और ये क्या बोलती है बेटा? हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। तो हम रीड करते हैं इसको। देखो पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। द गवर्नमेंट बजट uses its revenue expenditure policy to achieve this objective, that is called redistribution of income and wealth. अब इसमें होता क्या है, देखो सुनना। To reduce inequalities in income and wealth, government uses progressive taxation policy. तो मैंने क्या बोला? To reduce inequalities in the distribution of income and wealth, government uses progressive taxation policy. The government puts higher rate of tax on rich people and lower rate of tax on the lower income group. जिसकी इनकम ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा, जिसकी इनकम कम उसका टैक्स भी कम। एंड दिस रिड्यूसेस डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। और ये क्या रिड्यूस करता है बेटा? डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो मैंने आपको सिंपली एक चीज समझाई इस टॉपिक के अंदर, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या बताया बेटा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। और ये क्या बोलता है बेटा? हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। जिसकी इनकम ज्यादा है उसका टैक्स भी ज्यादा है, जिसकी इनकम कम है उसका टैक्स भी कम है। नेक्स्ट आता है बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो मैं आपको सिंपली बताऊं ना इस टॉपिक के बारे में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो आज तुम्हें पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे गुड्स आते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, लाइक एल्कोहल, टबैको, सुना होगा आप लोगों ने, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। फिर भी गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं करती बताओ? सर गवर्नमेंट चाहकर भी इनको बैन नहीं करती, क्योंकि सर इन गुड्स से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने यही चीज यहां फॉलो करी। सुनना, देखो जिन गुड्स को गवर्नमेंट को बैन करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन गुड्स पे टैक्सेस बढ़ा देती है। जैसे ही वो महंगा होगा तो लोग अपने आप खरीदना छोड़ देंगे। और जिन गुड्स को
गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, लाइक बेसिक गुड्स वगैरह होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या देती है, उन पे सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। मतलब गवर्नमेंट को जिन गुड्स को बैन करना है, गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस बढ़ा देती है, और गवर्नमेंट को जिन गुड्स को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने ये लिखा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, समटाइम्स डिमांड एंड सप्लाई फेल्स टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, तो द गवर्नमेंट हैज टू रीएलोकेट देम। ठीक है, अब कैसे कर रही है, देखो, गवर्नमेंट यूज बजटरी पॉलिसी टू एलोकेट रिसोर्सेज। कैसे? दिस इज डन बाय इम्पोजिंग हायर रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स हुज प्रोडक्शन इज टू बी डिस्करेज। जिन गुड्स को गवर्नमेंट को डिस्करेज करना है, गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस बढ़ा दे रही है, एंड प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन द गुड्स हुज प्रोडक्शन इज टू बी प्रमोटेड। और जिन गुड्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। हमने पहला पॉइंट पढ़ा बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें सिंपली अपन को लिखकर आना है बेटा किसके बारे में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। और ये क्या बोलता है, imposing higher rate of tax on rich people and lower rate of tax on lower income group। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां मैंने बताया आपको, जिन गुड्स को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, उनको सब्सिडीज दे रही है, और जिन गुड्स को गवर्नमेंट को डिस्करेज करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, उसमें टैक्सेस बढ़ा दे रही है। तो आई होप आपको दोनों चीज क्लियर हुई होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखो अगर मैं बात करूं बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखो हमारी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन का मतलब पता है क्या होता है बेटा, प्राइसेस का बढ़ना, या अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब होता है बेटा प्राइसेस का कम होना। तो दोनों ही हमारी कंट्री के सुटेबल नहीं है। अगर हमारी कंट्री में महंगाई बढ़े जा रही है तो भी हमारी कंट्री के लिए पॉलिसी सुटेबल नहीं है। अगर हमारी कंट्री में चीज़ों की प्राइसेस गिरे जा रही है तो भी पॉलिसी सुटेबल नहीं है। मतलब ना तो इन्फ्लेशन सुटेबल है, ना ही डिफ्लेशन सुटेबल है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करती है इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में रखने की, इकोनॉमी को स्टेबल रखने की। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या आता है बच्चों, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हम ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स ना तो महंगाई, ना तो प्राइसेस बढ़े, ना ही प्राइसेस कम हो। तो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ऊपर नीचे, वो खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है बेटा, इकोनॉमी को स्टेबल रखने की। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस एंड सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। और जो ये फ्लक्चुएशन है ये क्या क्रिएट करता है बेटा, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी। तो सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है इन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने की, इनको अवॉइड करने की। तो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम दीज फ्लक्चुएशन। तो देखो अब जब इन्फ्लेशन होगा ना तो गवर्नमेंट यूज करती है बेटा सरप्लस बजटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए, और जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट यूज करती है बेटा डेफिसिट बजटरी पॉलिसी। तो अगर मैंने बताया तो मैं दोनों की चीज बताता हूं आपको। तो उन्होंने क्या लिखा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन सरप्लस बजटरी पॉलिसी दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन सरप्लस बजटरी पॉलिसी शुड बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन डेफिसिट बजटरी पॉलिसी विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज कर रही है बेटा, सरप्लस बजटरी पॉलिसी। और एट द टाइम ऑफ डेफिसिट बेटा कौन सी यूज कर रही है, डेफिसिट बजटरी पॉलिसी। तो हम स्टार्ट किए बेटा नया चैप्टर दैट इज बजट। मैंने मीनिंग बताया, बजट सिंपली रेफर्स टू द स्टेटमेंट जहां पे हम गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए। पहला ऑब्जेक्टिव था बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जहां मैंने बताया गवर्नमेंट क्या यूज कर रही है बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। हायर द इनकम हायर द टैक्स,
लोअर द इनकम, लोअर द टैक्स। एक मैंने बताया बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिन गुड्स को गवर्नमेंट को बैन कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन पे टैक्सेस बढ़ा दे रही है। जिन गुड्स को गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट उन पे सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है। एक पढ़ा बेटा अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ना तो हमारे लिए इन्फ्लेशन अच्छा है ना ही डिफ्लेशन, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने की। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इज यूजिंग सरप्लस बजटरी पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट इज यूजिंग डेफिसिट बजटरी पॉलिसी। नेक्स्ट आता है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही सिंपल पॉइंट है। यहां गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे सारे ट्रेंड्स को नोटिस करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम में कितना पार्ट सेव करता है, अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करता है, मतलब इनकम का कितना पार्ट तो सेव करता है, कितना पार्ट खर्च करता है, कितना पार्ट इन्वेस्ट करता है। और इन ट्रेंड को नोटिस करके गवर्नमेंट ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टडीज द जनरेशन ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन to assess the trend of growth in the economy, to assess the trend of growth in the economy to improve the standard of living of people। तो गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे सारे ट्रेंड्स को नोटिस करने की कोशिश कर रही है बच्चों, कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं और कितना हम कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे गवर्नमेंट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सके। तो बच्चों मैंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव बताया आपको। पहला ऑब्जेक्टिव था बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। और लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है बेटा मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। अगर मैं इसकी बात बताऊं ना आपको, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस की, इसका सिंपल सा मीनिंग है बेटा जो भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट कंपनीज है उनको कौन मैनेज करेगा, सर गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनको कौन मैनेज करेगा बेटा, गवर्नमेंट। मतलब आज जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है अगर उसको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट चाहिए तो पैसा कौन देगा उनको, गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं तो उनको कौन मैनेज करता है बेटा, गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये लिखा मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इन द बजट गवर्नमेंट मेक वेरियस प्रोविजंस टू मैनेज द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स देम फाइनेंशियल हेल्प। तो बजट में गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है पब्लिक सेक्टर को मैनेज करने की और टाइम टू टाइम उनको फाइनेंशियल हेल्प भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो हमने बेटा ये 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े किसके, बजट के। क्या क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक बड़ा इजी है बेटा, थ्योरेटिकल टॉपिक है और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूछेगा कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। वो इंडिविजुअली कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है आपसे कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो आपको इंडिविजुअली सारे आने भी जरूरी है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो आपको ये सारे कंसेप्ट आना जरूरी है। तो हमने टॉपिक खत्म किया है बेटा, कौन सा, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। हम आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से देखना और वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, मैंने आपको बताया बेटा बजट के बारे में। तो बजट में गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, रिकॉर्ड करती है अपनी रिसिप्ट्स को और एक्सपेंडिचर को। तो गवर्नमेंट क्या करती है सर, अपनी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करती है। आपको पता है बेटा गवर्नमेंट की 2 तरह की रिसिप्ट्स होती है बेटा, एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक तो होती है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। सिमिलरली बेटा एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सर ये इतना सब लिख तो दिया आपने, बताओ तो सर ये होता क्या है। मैंने कहा बताऊंगा जरूर। तो मैंने बजट में बताया बेटा आपको कि गवर्नमेंट या तो रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करती है या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करती है। और अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें ना बेटा, 2 तरह की रिसिप्ट्स थी गवर्नमेंट की, कौन कौन सी सर, एक तो आरआर दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स
और एक CR दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऐसे ही बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सर रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चारों डेफिनेशन बहुत ही आसान है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको इसको सिखाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बेस क्रिएट करना चाहता हूँ। मुझे एक बार बताओ बेटा, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? सोचना, पैसे का आना या पैसे का जाना। सर रिसिप्ट का मतलब तो सिंपल है, पैसे का आना। एग्री? बिल्कुल। तो मुझे बताओ, मेरे पास कोई ज़मीन है, मैं ज़मीन बेचूंगा तब पैसा आएगा या ज़मीन खरीदूंगा तब पैसा आएगा? सोचो। सर ज़मीन बेचेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स की। मैंने लिखा एसेट और मैंने लिखा लाइबिलिटी, ठीक है। तो आपने क्या बोला, सर आप ज़मीन बेचोगे तब पैसा आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर कैपिटल रिसिप्ट में मेरा क्या होगा, एसेट कम होगा और इसका उल्टा लाइबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखना, एक डेफिनेशन याद कर लो मेरे कहने पे कैपिटल रिसिप्ट्स की। कैसे बनाओगे? देखो चारों डेफिनेशन में अपने एसेट लाइबिलिटी काम आएगा, एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी। मैं आपको केवल एक सिखा रहा हूं बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स। सिंपल सोचना, रिसिप्ट मतलब सर पैसे का आना, और मैं जमीन बेचूंगा तब पैसा आएगा या जमीन खरीदूंगा। सर जमीन बेचोगे तब पैसा आएगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या बेटा, यहां पर एसेट कम होगा और मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स व्हिच आइदर रिड्यूस एसेट और इंक्रीज लाइबिलिटी, जो या तो एसेट को रिड्यूस कर रहा है या लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूं ना बेटा, यहां पे ना तो एसेट रिड्यूस होगा ना लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर रिड्यूस एसेट नॉर इंक्रीज लाइबिलिटी, ना तो एसेट कम होगा ना लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो दोबारा सोचना, सर रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसे का आना। तो अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं, देखो दोबारा से देख लेना, जो एरोज हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर जमीन बेचने से पैसा आया तो एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब दोनों के एरो सेम है, एसेट कम लाइबिलिटी बढ़ना, बट यहां ना तो एसेट कम होगा ना लाइबिलिटी बढ़ेगी। बट एरो दोनों के सेम डायरेक्शन में है, बट यहां पे तो दोनों चीज होगी, यहां दोनों चीज नहीं होगी। तो अब बोल के देखते हैं बेटा, कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स व्हिच आइदर रिड्यूस एसेट और इंक्रीज लाइबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर रिड्यूस एसेट नॉर इंक्रीज लाइबिलिटी, ना तो यहां एसेट कम होगा ना यहां पर लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब हम चलते हैं बेटा एक्सपेंडिचर की तरफ। चलो अब देखो, सर एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, पैसों का जाना। अब मैं ज़मीन खरीदूंगा तब पैसे जाएंगे या ज़मीन बेचूंगा? सर अब जब आप ज़मीन परचेज करोगे ना तब पैसा जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर एसेट बढ़ेगा और लाइबिलिटी कम होगी, क्योंकि ज़मीन खरीद रहा हूँ पैसा जा रहा है और एसेट बढ़ रहा है, ज़मीन बेच रहा हूँ पैसा आ रहा है लेकिन एसेट कम हो रहा है। तो ये एरो दिमाग में समझ लेना, रिसिप्ट मतलब ज़मीन बेच दी पैसा आया एसेट कम हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब ज़मीन खरीद ली पैसा गया लेकिन एसेट बढ़ गया। तो यहाँ एरो देखना सेम बनाना और लगा देना क्रॉस। अब बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज मॉनेटरी एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट्स एसेट और डिक्रीज लाइबिलिटी। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज मॉनेटरी एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट एसेट नॉर डिक्रीज लाइबिलिटी। क्लियर? ये चारों डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है। एक बेस हमें सोचना है कि ज़मीन बेचने से पैसा आता है या ज़मीन खरीदने से। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना, तो जब मैं ज़मीन बेचूंगा तो पैसा आएगा। तो सर यहाँ पे एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। एरो सेम, क्रॉस लगा देने का। जहाँ हम ज़मीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो एरो सेम, यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस लगा देने का। तो मैंने आपको चारों डेफिनेशंस क्लियर की बेटा, कौन कौन सी, कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये चारों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और मैं चारों लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तो आड़ लेना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स
which neither reduce asset nor increase liability। तो विच नाइदर रिड्यूस एसेट, ना एसेट कम हो रहा है ना लाइबिलिटी बढ़ रही है। मैं बात करता हूँ बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स की। तो कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स विच आइदर रिड्यूस एसेट, यहाँ एसेट कम हो रहा है, विच आइदर रिड्यूस एसेट और क्रिएट्स लाइबिलिटी। तो मैंने किसकी दोनों की लिख दी, कौन कौन सी बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या था और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखो हम बात करते हैं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ध्यान से देखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज monetary expenditure which neither increase asset, देखो इसको देख के लिखना है, which neither, रटना मत, increase asset और nor decrease liability। हम बात करते हैं बेटा किसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो ध्यान से देखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज मॉनेटरी एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एसेट और डिक्रीज लाइबिलिटी। देखो अपन ने इस तरीके से चारों डेफिनेशंस पढ़ ली, ये आपको बनाना आ गया ना, तो ये तो अपने आप लिख दोगे आप। बस ध्यान रखना, रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना, तो यहाँ पर तो एसेट कम होगा, एरो अपने आप बन जाएंगे और अपने आप लिख दोगे। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसों का जाना, तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हमने बात करी बेटा किसकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अब बाकी इस चैप्टर को हम आगे लेके बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट क्या क्या होते हैं, और मैंने आपको 4 डेफिनेशंस क्लियर करी। बजट में सर गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर रही थी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को। रिसिप्ट्स 2 तरह की थी बेटा, एक थी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक थी कैपिटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर 2 तरह के थे बेटा, एक होते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, उसको पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट से।